सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हमारी जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उन सबको हम कवर करेंगे अंडर 40 मिनट्स। और 40 मिनट्स में मैं आपको जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो सारी रिवाइज करा दूंगी। आई होप आप सभी ने एक बार उनको पढ़ रखा होगा, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं हमारी उन सबको हम गो थ्रू कर लेंगे। जो मेरे पर्सनल नोट्स हैं इस प्रीलिम्स के लिए उनसे हम 40 मिनट्स के अंदर सारी के सारे गवर्नमेंट स्कीम्स फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। और अगर कोई छूट गई होगी आपसे तो वो भी कवर अप हो जाएगी इन इजी एंड सिंपल लैंग्वेज। और अगर आप चाहें तो मैं ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। आप जस्ट मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा कि आपको नोट्स चाहिए, तो मैं नोट्स का एक पीडीएफ भी अटैच कर दूंगी वीडियो के साथ में। पीडीएफ के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है कि यू वांट पीडीएफ ऑफ दिस। ओके, तो अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमें जैसे पता है कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हमारी आती हैं गवर्नमेंट के अंदर। तो जैसे कि हमारी होती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फाइनेंस, है ना, फिर मॉस्पी हमारी एक मिनिस्ट्री है, बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं। तो हम सबसे पहले एग्रीकल्चर की देख लेते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर और फाइनेंस की बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं जो कि हमारी इकोनॉमी में ही आती है। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर की वो स्टैटिक स्कीम्स देख लेते हैं जो बिल्कुल ही बेसिक है और मोस्टली बहुत ही, मैं कह सकती हूँ कि इजी स्कीम्स है और आप तुरंत ही उसको समझ सकते हैं। मतलब जैसे कि पीएम किसान वाली ये स्कीम है, तो किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट ने पीएम किसान ऐसा तो है नहीं कि पढ़ी नहीं होगी। तो हम सबसे पहले स्टैटिक स्कीम्स कवर कर लेते हैं एग्रीकल्चर की, ठीक है। हमारी फर्स्ट स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जैसे आप नाम से ही समझ सकते हैं कि सॉइल की हेल्थ को बताने के लिए हमने ये स्कीम रखी है कि हमारी सॉइल की हेल्थ कैसी है। ये कैसी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखिए, दो तरीके की स्कीम होती है, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो अगर हमारी कोई भी स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो उसका मतलब है वो 100% फुल्ली जो है हमारा कौन देगा, गवर्नमेंट पैसा देगी, यानी कि हमारा यूनियन पैसा देगा, सेंटर, ठीक है, फंड करेगा। और अगर हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वहां पर हमारा रेशियो चलता है। रेशियो इन द सेंस कैसा, अगर हम बात करें नॉर्मल टर्म्स में, तो नॉर्मल टर्म्स में हमारा रेशियो रहता है 60:40 का, यानी कि सेंटर हमारा 60 देगी और स्टेट हमारा 40 देगा, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल स्टेट्स के लिए। अगर हम बात करें जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया या फिर जो हिली एरियाज हिमाचल वाला पार्ट हो गया, वहां के लिए जो हमारा रेशियो रहता है फंडिंग का वो रहता है 90:10, ठीक है। और यूटीज के लिए हमारा क्या रहता है, यूटीज के लिए हमारा रहता है 100% बाय सेंटर, ठीक है। यूटीज के लिए हमारा क्या रहता है 100% बाय सेंटर, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया, ओके। अब जब हमने ये समझ लिया कि फंडिंग का पैटर्न क्या है फंडिंग का पैटर्न, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फंडिंग का पैटर्न क्या है, फंडिंग का पैटर्न कुछ ऐसा है कि अगर हमारी सेंट्रली सेक्टर स्कीम है तो वो फुल्ली कवर्ड होगी अंडर सेंटर उसका पैसा देगा पूरा। और अगर हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो रेशियो चलता है कि 60:40 या फिर 90:10, और यूटीज के लिए हमारा पूरा पैसा कौन देता है, हमारा यूनियन यानी कि सेंटर हमारा देता है, ठीक है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम हमारी क्या है, सॉइल की हेल्थ कैसी है ये बताता है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि 60:40 का रेशियो रहेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यील्ड बढ़ाते हैं, यानी कि हमारा जो सॉइल है वो हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस दे सके कम फर्टिलाइजर लगाने के बाद, ठीक है। तो पहली हमारी हो गई कंप्लीट। दूसरा हमारा आता है पीएम किसान। ये हर यूपीएससी एस्पिरेंट ने पढ़ी होगी। ये क्या है, इनकम सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। यानी कि ये हर साल फार्मर को 6,000 रुपए देगी, किस 2000 के इंस्टॉलमेंट में, यानी कि 2000 के हम 3 इंस्टॉलमेंट करके फार्मर को हर साल 6,000 रुपए देते हैं एज ए इनकम सपोर्ट स्कीम, ठीक है। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% यहाँ पर सेंटर पैसा देगा। फिर हमारा आता है पीएम आशा स्कीम। पीएम आशा स्कीम क्या है, ये एक ऑल्टरनेटिव है एमएसपी का, ठीक है। अब एमएसपी तो सभी को पता है, एमएसपी क्या होती है मेरे को कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा, ठीक है। तो
पीएम आश्रय स्कीम क्या है? ये ऑल्टरनेटिव है एमएसपी का, और एमएसपी हम जैसे जानते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है। यानी कि अगर सरकार वो नहीं देती है तो आप कोर्ट के पास जा नहीं सकते उसको लीगलाइज कराने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्रॉप है और उसका प्राइस हम एमएसपी पे उसको बेच सकते हैं 25 रुपए पर केजी, हम एमएसपी का उसका प्राइस है, ठीक है। वही क्रॉप अगर हम मार्केट में बेचते हैं तो हमें कितना रुपए मिल रहा है? 20 रुपए पर केजी। तो हमारा कितना घाटा हो रहा है? 5 रुपए का हमें लॉस हो रहा है। तो ये जो 5 रुपए है, ये जो डेफिशिएंसी है 5 रुपए की, वो हमें सरकार दे देगी। यानी कि वो जो 5 रुपए है वो फार्मर को कौन दे देगा? गवर्नमेंट दे देगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि क्या है? बेसिस है पीएम आशा स्कीम का, ठीक है। समझ में आ गया? इस स्कीम के अंदर एक और स्कीम है जिसको हम बोलते हैं प्राइस सपोर्ट स्कीम, ठीक है। सरकार आपसे क्या करेगी? डायरेक्टली कुछ क्रॉप्स खरीद लेगी। एट व्हाट प्राइस? एट एमएसपी का प्राइस। ये सभी क्रॉप्स पे अप्लाई नहीं होता है। अगर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, देखिए ये क्वेश्चन का एमसीक्यू का पॉइंटर है कि अगर यूपीएससी आपसे सवाल पूछता है कि क्या प्राइस सपोर्ट स्कीम जो है वो सारी क्रॉप्स के ऊपर अप्लाइड है, तो नहीं, प्राइस सपोर्ट स्कीम सारे क्रॉप्स के लिए अप्लाइड नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी की, ठीक है। बहुत ही बार हम ये पढ़ चुके हैं, पिछले साल भी था, पिछले साल भी मैंने ये पढ़ा था। किसान क्रेडिट कार्ड क्या करता है? इसमें कि जो गवर्नमेंट है वो शॉर्ट टर्म लोन देता है फार्मर्स को, ठीक है। कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, जितना मैंने इस नोट्स में मेंशन किया है उतना ही अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कौन सी स्कीम किस चीज को लेके है और वो किस तरीके की स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। वो सब आप समझ जाएंगे। तो किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? ये शॉर्ट टर्म लोन देता है फार्मर्स को, और ये क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% जो भी पैसा होगा वो सेंटर देगा। और ये कब लॉन्च हुई थी? 1998 में। सोचिए कितनी पुरानी स्कीम है और अभी भी ये न्यूज में है, ठीक है। फिर हमारी फिफ्थ आती है पीएम कृषि सिंचाई योजना। सिंपल सी बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है, कृषि यानी एग्रीकल्चर, सिंचाई यानी इरिगेशन। तो ये स्कीम किस पर काम करेगी? हमारी इरिगेशन पर काम करेगा। इसके अंडर एक और भी फंड बनाया गया था जिसको हम कहते हैं माइक्रो इरिगेशन फंड, ठीक है। यानी कि हम इरिगेशन कर सकते हैं यूजिंग स्प्रिंकलर्स। आपने बहुत नॉर्मली देखा होगा कि किसान जो होते हैं स्प्रिंकलर्स यूज करते हैं, तो वही है कि माइक्रो इरिगेशन फंड किसके लिए है? इरिगेशन करना यूजिंग स्प्रिंकलर्स। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि यहाँ पर रेशियो होगा, ठीक है, रेशियो होगा 60:40 का, या जो भी एरिया वो एरिया टू एरिया डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर हमारी सिक्स्थ आ जाती है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये क्या है? एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसका मतलब ही क्या हो गया कि हम एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ बिल्ड करने के लिए जो हम फंड देते हैं उसके लिए ये स्कीम है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए हमें जो हमारा ग्रेन है, ठीक है, जो हमारे ग्रेन्स हैं उनको क्या करना है? स्टोर करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना। तो यही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो हमें फंड है वो कौन देगा? सरकार देगा। वही हो गया हमारा एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये एग्रीकल्चर की ही स्कीम है पर ये अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के भी, ठीक है, तो इसको भूलिएगा नहीं। फिर आता हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल से आपको समझ में आ सकता होगा कि कृष्ण भगवान के टाइम पे गोकुल गाय वगैरह सब थी, ठीक है। तो ये किस पे फोकस करता है? एनिमल हस्बेंड्री पे। और ये क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। सेक्टर स्कीम यानी वही 60:40 का रेशियो, ठीक है। इतना हमारा कवर हो गया। अब हम आते हैं हमारी जो मेन गवर्नमेंट स्कीम्स है। ये तो मैंने पढ़ाई दिया आपको कि फंडिंग सेक्टर कैसा होता है, ठीक है। स्पेशल फीचर्स हम कवर करेंगे, सिंपल सी बात है। मिनिस्ट्री कौन सी है और उसका एसेंस क्या है, ठीक है, मैं आपको सिंपली बताते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की अंदर में अब हमारी कौन कौन सी जो इस साल के न्यूज में है वो है स्कीम्स, अब वो पढ़ते हैं। हमने जो स्टैटिक थी एग्रीकल्चर की वो तो पढ़ ली, अब जो इस साल के हमारे न्यूज में है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहली है हमारी भारत विस्तार इस साल के बजट में भी थी, ठीक है। ये क्या है? एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर पूछे भारत विस्तार क्या है, तो एक ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारे यूपीआई हो गया, डिजी लॉकर, डिजी यात्रा एक्सेट्रा। ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है फार्मर्स को इंटीग्रेटेड एडवाइजरी सर्विस वाया फोन कॉल्स एंड चैटबॉट्स, ठीक है।
यानी कि ये फार्मर्स को क्या कराता है, एडवाइस देता है, एडवाइस की ही सर्विस प्रोवाइड कराता है। किसके थ्रू, फोन कॉल्स के थ्रू और चैटबॉट्स के थ्रू। एक एआई असिस्टेंट है जिसका क्या नाम है, भारती। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, एआई असिस्टेंट क्या है, भारती। भारती अगर कोई पूछ दे क्या है, एआई असिस्टेंट है, जो कि किसके अंडर में आता है, हमारे भारत विस्तार स्कीम के अंदर में आता है। ये क्या करता है, ये एक्ट करता है एज अ डिजिटल एग्रीकल्चर एडवाइजर। इसका फीचर क्या है, ठीक है, ये आपको गो थ्रू करना है, ज्यादा रटना नहीं है, ये आपको क्या करना है, गो थ्रू करना है, ठीक है। फीचर क्या क्या है, मतलब भारती हमें क्या क्या प्रोवाइड कराएगा, वेदर कैसा है आज का, आज मार्केट प्राइस क्या है, हमें पेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, साइंटिफिक एडवाइस हमें दे सकता है, ठीक है। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है, ठीक। दूसरा हमारा आता है नेशनल बम्बू स्कीम, ठीक है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सबसे पहली बात तो। दूसरी चीज अगर पूछ दे क्वेश्चन यूपीएससी कि इंडिया क्या लार्जेस्ट एरिया कवर करता है अंडर बम्बू इन द वर्ल्ड, हाँ बिल्कुल सही है, करता है। बम्बू क्या एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ये तो शायद पूछा भी गया है यूपीएससी में। तो बम्बू क्या एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, हाँ है, ठीक है, कंप्लीट हो गया। तीसरा है हमारा पीएम धान्य कृषि योजना, ठीक है। ये क्या करता है, डेवलप करता है 100 एग्रीकल्चरली अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट। यानी कि मान लीजिए हमारे 100 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, और वो एग्रीकल्चर में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको अच्छा परफॉर्म करने के लिए उनको हम क्या करते हैं, फंडिंग देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट कर चुका है अभी तक 36 एग्जिस्टिंग सेंट्रल स्कीम्स, ठीक। चौथा हमारा आता है परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है। ये क्या है, परंपरागत यानी कि परंपराओं से चली आ रही चीज, तो हो गया ट्रेडिशनल, ठीक है। ये किससे रिलेटेड हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग से, ठीक है। परंपरागत कृषि, परंपरागत यानी कि हमारा पुराने समय से चली आ रही चीजें, तो ट्रेडिशनल चीजें हो गई वो। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड हो गया, हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग से। ये सस्टेनेबल है, ठीक है। ये किस कब लॉन्च हुआ था, 2015 में ये लॉन्च हुई थी। और किसके अंडर में ये लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च हुई थी हमारी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर में। ये कैसी स्कीम है, ये हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट करना ऑर्गेनिक फार्मिंग को, सिंपल सी बात। इसका डिजिटल लिंकेज क्या है, जैविक खेती पोर्टल, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक पोर्टल बना दिया गया है, जैविक खेती पोर्टल, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है पीएम फसल बीमा योजना। ये कब लॉन्च हुई थी, 2016 में। ये आपको ईयर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद करना है किस चीज के लिए है वो और क्या है उसमें, ठीक है, और कुछ नहीं। और वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है कि नहीं है, कितना है, सेंट्रल स्टेट है या सेंट्रली है पूरा, या फिर कहाँ के लिए है, वो सब याद करना है, ठीक है। ये ईयर वगैरह कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। एम क्या है इसका, पीएम फसल बीमा योजना का, कि हमें ये क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। मान लीजिए किसी नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से या फिर हमारी जो हमने उगाया उसमें डिसीज हो जाती है, उसमें पेस्ट हो जाता है, ठीक है, या फिर हमारी खेती बर्बाद हो जाती है, तो उस समय पर हमें क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, ये इसका एम है, ठीक है। रेट्स क्या है, जैसे 2%, 1.5%, 5%, ये लिखा हुआ, ये क्या है, मान लीजिए 100% है, ठीक है। 100% में से जो किसान है वो सिर्फ 2% ही पे करेगा, बाकी जो रेस्ट 98% है वो कौन देगी, वो गवर्नमेंट देगी, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप के लिए 2%, राबी के लिए 1.5 और कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए हमारा 5% है जो कि किसान पे करेगा, ठीक है। फंडिंग वही सेंटर और स्टेट की, यानी कि ये कौन सी फंडिंग हो गई, ये हो गई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में इतना कंपलसरी है फॉर लोनी फार्मर्स, जिन्होंने लोन ले रखा है उनके लिए तो कंपलसरी है। यहाँ पर प्रीमियम कौन भरता है, फार्मर्स भरते हैं। अगर कोई पूछ दे कि प्रीमियम यहाँ पर कौन भरता है, फार्मर्स भरते हैं या नहीं, तो हाँ फार्मर्स भरते हैं, लेकिन उनके लिए ये रेट फिक्स्ड है कि इतना भरना पड़ेगा। ये जीएसटी में इंक्लूड नहीं होता, इसमें जीएसटी नहीं लगता, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही मार्क कर रखा है, ठीक है। ये क्या ये सारी क्रॉप्स कवर करता है, नहीं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, सारे फार्मर्स के लिए ये एलिजिबल है, पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि इन्हीं फार्मर्स के लिए ये एलिजिबल है। रिस्क कवर्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से या मिड सीजन लोकलाइज कैलेमिटीज, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्री सोइंग के लिए भी है,
यानी कि उगाने से पहले, और हमारा मान लीजिए हमने फसल जो है काट दी है और उसके बाद रख दी है, उसके बाद भी अगर कीड़े उसमें पड़ जाते हैं या वो खराब हो जाती है तो ये पोस्ट हार्वेस्ट के लिए है। लेकिन पोस्ट हार्वेस्ट के लिए सिर्फ कब तक है? अप टू 14 डेज। ठीक है। एक्सक्लूजन क्या क्या है कि कब कब आपको नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से कोई भी हेल्प, वो है वार, न्यूक्लियर रिस्क। ठीक है, इन सब चीजों पर आपको नहीं मिलेगा। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग पे। ठीक है, एक ही स्कीम है इस बार, जो है पीएम मत्स्य संपदा योजना, PMMSY। ये इनॉग्रेटेड हुई थी एज डीप सी फिशिंग वेसल। ये क्या है? एक फ्लैगशिप स्कीम है जो कि स्ट्रेंथन करता है हमारी ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी से आप समझ रहे होंगे, ब्लू है यानी कि पानी, पानी का कलर क्या होता है? ब्लू। तो ब्लू इकोनॉमी को ये सपोर्ट करने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड भी है, प्लस सेंट्रल सेक्टर स्कीम के भी कंपोनेंट्स है इसमें। फिर हमारा आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। उसकी स्कीम क्या है? पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है? ये क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड करता है एट अफोर्डेबल प्राइसेस। आपने बहुत सारे मेडिकल स्टोर देखे होंगे जहां पर बहुत कम प्राइसेस में हमें मेडिसिन मिल जाती है, और हम लोग लेते भी हैं एज एस्पिरेंट कि हाँ ठीक है इतने में मिल रही है, बाकी प्राइवेट में जाएंगे तो महंगी मिलेगी, या कोई ऐसे मेडिकल स्टोर में जाएंगे तो वही इसका वो है कि हमें कम दामों में अच्छी से अच्छी और जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड कराना। फिर हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें हमें कुछ याद रखना है, स्किल, स्किल वर्ड हमें बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे पहली है हमारी पीएम सेतु। यहाँ पर एस जो है सेतु का, ये स्टैंड करता है स्किलिंग। ठीक है, तो मिनिस्ट्री तो ऑलरेडी क्लियर ही हो गई, नाम से ही स्किलिंग ही मेंशन है। ठीक है, एम क्या है? ट्रांसफॉर्म करना जितने भी हमारे ITIs हैं उसमें, उसको किसमें ट्रांसफर करना? गवर्नमेंट ओन्ड में। ठीक है, ये कैसी है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फिर हमारी आती है संकल्प। संकल्प में भी देखिए ये जो S है स्टैंड करता है स्किल के लिए। ठीक है, यानी कि शॉर्ट टर्म स्किलिंग ट्रेनिंग क्वालिटी को इंप्रूव करना। ठीक, फिर हमारा तीसरा आता है SOAR, SOAR। ये यहाँ पे भी S यानी कि स्किलिंग और A यानी कि AI वाली। ठीक है, तो ये AI स्किल को प्रमोट करने के लिए। टारगेट ग्रुप क्या है इसका? जो क्लास 6 से 12 तक के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और एजुकेटर्स हैं उनको AI स्किल देना, प्रोवाइड कराना, या उन्हें AI स्किल से लेके और ज्यादा उनको अच्छा करना कि वो अच्छे से AI स्किल सीख सके। ठीक है, फिर चौथा हमारा आता है स्किल इंडिया मिशन। इसने अभी अभी 10 साल कंप्लीट किए हैं 2025 में। ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पहला है हमारा स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, ये 16 जनवरी को, पहले सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, 16 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल स्टार्टअप डे मनाते हैं। एंड आई थिंक इसने 9 या 10 साल या शायद 11 साल कुछ ऐसे पूरे किए हैं अभी, इसलिए ये न्यूज में है। ये फ्लैगशिप गवर्नमेंट इनिशिएटिव है प्रमोट करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स, इम्प्लीमेंटेड बाई, किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था? DPIIT और MOCA&I से। ठीक है, ये तो हो गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, डेफिनेशन क्या है स्टार्टअप की? DPIIT के अकॉर्डिंग एक प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, पार्टनरशिप में होना चाहिए, या फिर LLP रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडिया में, उसको 10 से ज्यादा साल होने चाहिए। ठीक है, और उसका एनुअल जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। इसका फोकस होना चाहिए इनोवेशन पे, स्केलेबल बिजनेस मॉडल पे, और ये एम्प्लॉयमेंट और वेल्थ क्रिएशन में पोटेंशियल इनफ हो कि ये एम्प्लॉयमेंट भी करा सकता है और वेल्थ भी कमा सकता है। फिर हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। पहली है हमारी PME ड्राइव। ठीक है, PME ड्राइव यानी क्या होगा? इंकरेज करना अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हैवी व्हीकल्स, यानी कि जो हमारी EV बाइक्स वगैरह चलती हैं, है ना, रैपिडो और ओला पे भी आजकल तो EV बाइक्स वगैरह बहुत नॉर्मल हो गई हैं और मिलने भी लगी है मार्केट में, उन्हीं को इंकरेज करना कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, EV इलेक्ट्रिक बाइक्स या फिर इलेक्ट्रिक कार्स इन सब की तरफ जाएं। ठीक है, फिर हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती है हमारी कौन सी? वो हमारी आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, आप समझते हैं। पहली हमारी अटल पेंशन स्कीम। अटल पेंशन स्कीम क्या कहती है? ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। ठीक है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है? हमें
रिटायरमेंट सेविंग्स प्रोवाइड करता है विथ डिफाइंड पेंशन बेनिफिट्स। ठीक है, ये क्या करता है, हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है जब हम ओल्ड एज के हो जाते हैं। इसको इंप्लीमेंट करने की एजेंसी कौन सी है, PFRDA अंडर NPS। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यानी कि 60:2 सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यानी कि फुल्ली सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सभी बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए ओपन है जो कि 18 से लेके 40 तक के साल के हैं। ठीक है, इसमें इनकम टैक्स पेयर्स नहीं होते क्योंकि वो ऑलरेडी इनकम टैक्स पे करते हैं उसमें उन, ठीक है, तो उनके लिए ये नहीं है। ये सभी फैमिली मेंबर्स के लिए एलिजिबल है और वो ज्वाइन कर सकते हैं। गारंटीड पेंशन होती है इसमें 1000 से लेके 5000 रुपीज तक की 60 साल के बाद पर मंथ। ठीक है, फिर दूसरी हमारी आती है PM जनधन योजना। ठीक है, ये 2014 में लॉन्च हुई थी। फिर वही बात, हमें ईयर याद ही नहीं करना, हम क्यों ध्यान दें। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव है ये। ठीक है, इसमें क्या है कि आप एक बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए 0 बैलेंस का। ठीक है, उस टाइम पे जब ये नई नई स्कीम आई थी तो लोगों के दिमाग में ये था कि अरे ये हम अकाउंट खुलवा लेते हैं, सरकार हमें पैसे भेजेगी, पर ऐसा नहीं था। वो एक होता है ना कि माइंडसेट होता है इंडिया के लोगों का, अरे पैसे तो कोई और डालेगा, हमें तो बस बैंक खुलवाना, बट ऐसा नहीं है। उस टाइम पे सरकार ने क्या किया था कि आप 0 बैलेंस पे अपना कोई भी सेविंग्स का बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए और हम आपको रुपए का डेबिट कार्ड भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ क्या दे रहे हैं, फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर दे रहे हैं 2 लाख तक का। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो भी डायरेक्टली इसी अकाउंट में दिया जा सकता है। ठीक है, ये सर्व करता है एज अ बैकबोन फॉर जैम ट्रिनिटी। अब जैम ट्रिनिटी क्या है, जनधन, आधार और मोबाइल। ठीक, इससे कनेक्टिविटी के थ्रू हम अपना बैंक अकाउंट कर सकते हैं, तो वो हमारा हो गया। फिर तीसरी हमारी आती है PM मुद्रा योजना। ये क्या करता है, कोलैटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड करता है 20 लाख तक का नॉन कॉर्पोरेट या फिर नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ठीक है, यानी कि जो अभी अभी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं लोग, है ना, जो अपना छोटा कुछ भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कोलेटरल फ्री यानी क्या हो गया कि आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, आपको आराम से लोन मिल जाएगा। वो हमारा स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये एक्ट कैसे करता है, ये एक्ट करता है एज अ रिफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन और ये डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है, बैंक्स को रुपए दे देता है और क्या देता है कि आप ही अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, जो इसमें, ठीक है, और ये जो बैंक्स हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है सिडबी, क्योंकि जो सिडबी है वो ही देखता है मुद्रा योजना को। ठीक है, और यहाँ पर लोन की कैटेगरीज क्या क्या है ये हमें याद रखना है, क्योंकि मेन बहुत अलग है इसके, तो हमें याद रखना है। अगर हम 50,000 तक का लोन लेते हैं उसको हम कहेंगे शिशु। अगर हम 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन लेते हैं उसको हम कहेंगे किशोर। अगर हम 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन लेते हैं उसको हम बोलेंगे तरुण। और अगर हम 10 लाख से 20 लाख तक का लोन लेते हैं, वो भी किसके लिए, जो कि बार बार ले रहे हैं लोन और चुका भी रहे हैं, उनको हम बोलेंगे तरुण प्लस। यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, हाँ देना पड़ेगा इंटरेस्ट, लेकिन उसका मार्केट रेट के कंपेयर में इस पर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, फिर हमारा आता है PM डर। ठीक है, PM डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। नॉर्थ ईस्ट एनी से ही समझ में आ गया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलपमेंट करने के लिए सरकार ने क्या लिया है, इनिशिएटिव लिया है, यानी कि ठीक है, ये हो गया सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि फुल्ली फंडेड बाय होगी यूनियन गवर्नमेंट, ये तो हमें पता ही है। नोडल मिनिस्ट्रीज की क्या है, MDO NER। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, पता है हमें। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। ठीक है, कवरेज क्या करेगा, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं 8 के 8 उन सभी को कवर करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, वहां पर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है नॉर्थ ईस्ट में उसको क्या करना, एड्रेस करना और उसको कंप्लीट करना। फिर हमारा आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मैं फिल्मी बोलने जा रही थी, सॉरी, फैमिली वेलफेयर।
इसमें हमारी पहली आ जाती है पीएम जय। पीएम जय क्या है? ये एक आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस करना फाइनेंशियल बर्डन फ्रॉम कैटास्ट्रॉफिक हॉस्पिटलाइजेशन, अचीव करना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यानी कि ये क्या करेगा, हमें क्या प्रोवाइड करेगा? हेल्थ लोन एक तरीके से कह सकते हैं, या फिर एक फैसिलिटी कह सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पर हमें गवर्नमेंट पैसा देगी अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए इन बेस्ट हॉस्पिटल्स। ठीक है, हम वहां पर जा सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। उसके लिए हमें गवर्नमेंट क्या करेगी? 5 लाख तक का पर फैमिली पर ईयर सेकेंडरी या फिर टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन में हमें क्या प्रोवाइड करेगी? पैसा प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये टारगेट क्या करता है? इकोनॉमिकली वर्नरेबल, सॉरी क्या बोल रही हूँ वल्नरेबल फैमिलीज को अंडर द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ठीक है, ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट फंडेड है और सेंटर स्टेट का शेयर 60-40 रहता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था पोस्ट हार्वेस्ट एंड प्री सोइंग, है ना, क्रॉप से रिलेटेड, तो इसमें भी सेम वैसे ही है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ये भी हमारा कवर्ड होगा। ये कैशलेस और पेपरलेस है एट द पॉइंट ऑफ केयर। ठीक है, नेशन वाइड इसकी पोर्टेबिलिटी है, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनका क्या होना चाहिए? उन हॉस्पिटल्स पे, देखो गवर्नमेंट के लिए तो है ही, जाहिर सी बात है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कभी कभी मना कर दिया जाता है, तो उसके लिए क्या, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए ये एप्लीकेबल होगा जिनका टाई अप होगा किसके साथ में? गवर्नमेंट के साथ में टाई अप होगा, उनके लिए पीएम जय एप्लीकेबल है। ठीक है, वरना नहीं है, वरना आप ही को सब कुछ अपना भरना पड़ेगा पैसा। फिर आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। देखो पहली है टैक्स रैम्स स्कीम्स। टैक्स से ये समझ में आ रहा है टेक्सटाइल वाली है, तो हम सीधी सी बात है कह देंगे किसकी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। ये फोकस करती है रिसर्च पे, असेसमेंट पे, मॉनिटरिंग पे, प्लानिंग पे और स्टार्टअप पे। ठीक है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% फंडेड है बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। उसमें हमारी स्कीम क्या है? पहली स्कीम है पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम, यानी कि पीएमएफएमई। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये किसके अंडर में लॉन्च करी गई थी? आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर में लॉन्च करी गई थी। ठीक है, ये फॉर्मुलाइज करता है, स्ट्रेंथन करता है अनऑर्गेनाइज्ड माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को। जो अभी हमने न्यूज में पढ़ा था ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फूड, वो भी अप्रोच इसी की है। ठीक है, और क्या, इसको इंप्लीमेंट करने की एजेंसी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी कि मोफपी। ठीक है, ये 100% एफडीआई है अंडर ऑटोमेटिक रूट इन फूड प्रोसेसिंग। फिर हमारी आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। पहली है हमारी पीएम वानी। ठीक है, ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर लॉन्च करी गई थी? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन है तो ऑब्वियस सी बात है टेलीकम्युनिकेशन के ही डिपार्टमेंट के अंदर आएगी। कहाँ पर? स्पेशली कहाँ पर? रूरल में, और हमारे जो पिछड़े हमारे अर्बन एरियाज होते हैं वहां पे। सिंपल सी बात आप ये समझो, मान लीजिए कोई एक शॉप वाला है। ठीक है, शॉप वाले ने क्या किया? वानी के साथ, है ना, सेट करके, वानी की सेटिंग करा के अपनी शॉप में क्या किया? वाईफाई हॉटस्पॉट प्रोवाइड करना चालू कर दिया लोगों को, और वो उससे क्या कमाने लगा? उससे वो कमाने लगा पैसे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? इकोनॉमी में भी हेल्प कर रहा है उस आदमी की। ठीक है, उसकी जो नीड्स हैं उसको भी पूरा कर रहा है एक तरीके से। तो वो क्या कर रहा है? इनकम सपोर्ट भी दे रहा है। ठीक है, और एक तरीके से उसको इंडिपेंडेंट भी बना रहा है ना। तो और अपना जो ये वाईफाई या फिर हॉटस्पॉट प्रोवाइड कराना है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना है, वो तो हो ही रहा है। ठीक है, और वो सपोर्ट भी कर रहा है स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को। कैसे? क्योंकि वो इसको इंस्टॉल करके क्या कमा रहे हैं? पैसा कमा सकते हैं। ठीक, फिर हमारा आ गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, पीएम जनमन। ठीक है, पीएम जनमन क्या है? पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। सिंपल सी बात है, आदिवासी मेंशन है तो आदिवासी यानी कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर में आएगा। ठीक है, फिर हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। पहली हमारी पीएम कुसुम,
यहाँ पर कुसुम का एस है, वो किसके लिए स्टैंड करता है? सोलर के लिए, पहले ही सब मेंशन कर रखा है मैंने। ये क्या प्रमोट करेगा? सोलर है तो सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा कहाँ पर? एग्रीकल्चर में, ठीक है। ये इंश्योर करेगा एनर्जी सिक्योरिटी प्लस फार्मर के इनकम सपोर्ट। फंडिंग पैटर्न क्या है? सेंटर 30% सब्सिडी देगी, स्टेट 30% देगा और फार्मर 40% कंट्रीब्यूशन देगा लोन्स के साथ में, ठीक है। और प्लान करते हैं, प्लान क्या है इसका? इंक्लूड करना बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा इन्वर्टर कनेक्ट होता है हमारे सोलर सिस्टम के, है ना, पूरे उससे, तो वही सेम है कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी प्रोवाइड करना। दूसरा है हमारा पीएम सूर्य घर योजना। सूर्य यानी कि फिर से वही सोलर, सोलर यानी कि रूफ टॉप सोलर सिस्टम प्रोवाइड करना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। फोकस क्या है इसका? रेजिडेंशियल हाउस होल्ड्स के लिए। की फीचर क्या है? सब्सिडी प्रोवाइड करेगा 60% का 2 किलोवाट तक का है अगर, और 40% का 2 से 3 किलोवाट तक का है अगर, ठीक है। ये हमें नहीं याद रखना है, हमें बस इतना याद रखना है सूर्य यानी कि सोलर, सिंपल सी बात है। सिर्फ ये हाउस होल्ड के लिए, और पहला वाला हमारा क्या था? एग्रीकल्चर के लिए था, ठीक है। फिर हमारा आता है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। ये क्या है? ये किसकी मिनिस्ट्री के अंदर में आएगा? पहली चीज तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में आएगा, सिंपल सा है, वो तो हमें पता ही है, ठीक है। और इसमें क्या रिकॉग्नाइज किए? ग्रीन हाइड्रोजन का सिंपल सा मतलब क्या है? आप मुझे खुद बताइए। ग्रीन हाइड्रोजन का सिंपल सा मतलब क्या है? कि आप अच्छे तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से कोई चीज को कर रहे हैं। ऑर्गेनिक इन द सेंस, नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर स्पेशली, बट ऑर्गेनिक इन द सेंस प्योर फॉर्म में, ठीक है। तो अभी अभी क्या हुआ ये हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ व्हाट? मिनिस्ट्री ऑफ, एक तो यार पता नहीं दिमाग को क्या हो गया है, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने क्या किया है? रिकॉग्नाइज किए हैं 3 मेजर पोर्ट्स एज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स अंडर NGNM, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? दीनदयाल गुजरात का, वीओ चिदम्बरम तमिलनाडु का, और पारादीप कहाँ का? उड़ीसा का। ये नाम याद रख लेना अगर बाई चांस पूछ देता है तो, ठीक है। फिर हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, PM श्री। यहाँ पर एस किसके लिए? स्कूल्स के लिए, ठीक है। फॉर राइजिंग इंडिया, जितने भी स्कूल्स हैं सेंट्रल के, स्टेट के, यूटी के, वो सभी एलिजिबल हैं इस स्कीम के अंडर में। जो स्कूल का क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क है वो मॉनिटर करेगा परफॉर्मेंस, रेगुलर इवैल्यूएशंस के साथ में, और इंश्योर करेगा हाई स्टैंडर्ड, यानी कि SQAF जो है वो क्या करेगा? मॉनिटर भी करेगा, रेगुलर इवैल्यूएशंस भी होंगे, और इंश्योर क्या करेगा? हाई स्टैंडर्ड्स हैं स्कूल के कि नहीं। फंडिंग पैटर्न क्या हुआ? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हुआ, ठीक है। फिर हमारा आता है PM ई विद्या। PM ई विद्या क्या है? ये लॉन्च हुआ था 17 मई 2020 में ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन। ये आप एक बार दिमाग में रख सकते हैं, कोविड-19 के टाइम पे लॉन्च हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कि जो हमारी एजुकेशन है, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर, हमारा लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ था, जितने भी हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस ये सब थे वो बंद हो गए थे। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंश्योर करना एजुकेशन जो है हमारी वो कंटिन्यू चलती रहे। किसके थ्रू? हमारे डिजिटल या फिर ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। इसके लिए 6 पिलर्स थे PM ई विद्या के, ये याद रख लेना। स्वयं प्रभा, दीक्षा, ऑनलाइन कोचिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। उसका प्लेटफॉर्म क्या था? हमारा साथी। साथी अगर पूछ दे तो क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है या जहां से हम ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हम अच्छे से कवर करेंगे, मतलब पढ़ लीजिएगा एक बार। फिर हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नव्या नाम से ही समझ में आ रहा है, एक बच्ची का नाम है, ठीक है। तो नव्या किसके लिए है? नर्चरिंग करना एस्पिरेंट्स की, किसके थ्रू? वोकेशनल ट्रेनिंग यंग एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए। ये सोनभद्र यूपी में 2025 में लॉन्च हुआ था। ये कौन सी मिनिस्ट्री में ये अंडर आता है? क्योंकि हमने वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करी, तो ट्रेनिंग क्या हो गई? एक तरीके से क्या हो गई? हमारी स्किल हो गई, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि ये वो स्किल सीखेंगे उससे क्या कमा सकते हैं? वो पैसा कमा सकते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप भी आ गया। प्लस मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये तो है ही है क्योंकि यही मेंशन है। टारगेट ग्रुप क्या है इसका? 16 से लेके 18
साल तक की लड़कियां जिनका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हो, 10th लेवल तक का हो। तो इससे वो क्या कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं गर्ल्स को थ्रू PMKVY, ठीक है 4.0, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो कि फोकस करता है किसमें, नॉन ट्रेडिशनल इमर्जिंग सेक्टर्स पे, जो कि ट्रेडिशनल नहीं है। और अभी अभी मार्केट में वो जो सेक्टर्स आए हैं, जैसे हमारा हो गया साइबर सिक्योरिटी, पहले नहीं था। AI सर्विसेज, पहले हमारा AI सर्विसेज हम जानते भी नहीं थे। ड्रोन असेंबली करना, सोलर PV, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और लाइफ स्किल्स, ये सब बहुत बाद में आए। तो इमर्जिंग सेक्टर जो अभी अभी इमर्ज होना स्टार्ट हुए और ट्रेडिशनल नहीं है, उन पे जो गर्ल्स हैं उनको एम्पावर करना, उनको स्किल देना, ताकि वो क्या कर सके, पैसे भी कमा सके और हमारा स्किल भी डेवलप उनमें हो सके, ठीक है, इंडिपेंडेंट करना उनको एक तरीके से। दूसरा हमारा हो गया PM मातृ वंदना योजना। फिर हमें ये चीज याद नहीं रखनी है, ये किसके लिए है, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए, स्पेशली फॉर डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स। ये किसके अंडर आता है, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पार्ट के अंदर में आता है। वो भी कौन सा मिशन, मिशन शक्ति के अंदर में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत अच्छे से इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ सकता है सवाल, ठीक है। सिंपल से याद रखना है, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए और उन वुमेन्स के लिए जिनको मतलब अंदर से उनकी क्या बोलते हैं, उनके पास एनर्जी नहीं रहती है या अंदर से वो बीमार रहती है, उनके लिए, उनके पास इतना विटामिन, कैल्शियम और जो बेसिक बॉडी नीड्स होती है वो नहीं होता है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पार्शियल कंपनसेशन देना फॉर वेज लॉस, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम। सिंपल सा आप एक बात समझो, मान लीजिए एक वुमेन प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा होता है, ठीक है। अगर पहला बच्चा वो पैदा होता है तो उसके पास खाने के लिए, जैसे जो बैकवर्ड वुमेन्स होते हैं उनके पास खाने के लिए इतना पैसा नहीं होता या अपनी देखरेख करने के लिए उतना पैसा नहीं होता, तो सरकार क्या करेगी, 5,000 रुपए देगी आपको पहले बच्चे पे, ठीक है, और दूसरे बच्चे पे कितना देगी, 6,000 रुपए देगी, अगर वो कौन है, लड़की है तो, ठीक है। समझ गए, सिंपल सा है, प्रेग्नेंट लोगों के लिए, प्रेग्नेंट औरतों के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आता है, ठीक। सबसे पहले हमारी कौन सी स्कीम आती है, DNRLM। अब आप ये फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, ये कौन सी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, रिड्यूस करने के लिए रूरल पॉवर्टी को by enabling poor households to access self employment and wage employment opportunities through self help groups। यानी कि जो हमारे रूरल एरिया में जो पॉवर्टी है उसको क्या करना, कम करना। कैसे कम करना, जो हमारी पुअर हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, वो क्या कर सकती हैं, पैसे कमा सकती हैं अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, और वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उन्हें कहाँ से मिलेगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिलेंगी, ठीक है। फिर हमारा आता है PM ग्राम सड़क योजना। सड़क से ही समझ में आ रहा है हमें सड़क बनवानी है, ठीक है, और ग्राम यानी कि क्या हो गया, रूरल एरिया, ठीक है। तो इसका एम क्या है, प्रोवाइड कराना हर वेदर के लिए अप्रोप्रिएट रोड कनेक्टिविटी, कि वो कनेक्ट कर सके रूरल एरिया को बाकी सारे एरिया से, ठीक है। ये एक कोर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि इनहेंस करता है एग्रीकल्चरल इनकम्स को, मार्केट एक्सेस और एम्प्लॉयमेंट को। सिंपल सी आप एक बात समझिए, मान लीजिए ये एक गांव है और एक ये शहर है। अगर यहाँ पर मिट्टी की रोड बनी होगी और यहाँ गांव से मान लीजिए एक ट्रक है और वो यहाँ आना चाहेगा और बारिश हो गई, ठीक है, अब ट्रक में क्या है, अनाज है हमारा, वो तो धंस जाएगा, है ना, मिट्टी में हमारा फंस जाएगा वो, तो वो यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा, तो हमारा ग्रेन भी बेकार होगा, ठीक है, और हमारे पैसे भी बर्बाद होंगे, हमारी मेहनत भी जाएगी किसानों की, ठीक है, और जितने भी लोग उसमें लगे होंगे वो सब परेशान भी होंगे। यही मान लीजिए अगर ये पक्की सड़क होती तो क्या होता, पक्की सड़क होती तो इससे हमारा क्या होता कि यहाँ तक आराम से हम पहुंच भी जाते, हमें पैसा भी मिल जाता, एम्प्लॉयमेंट भी मिलता, तो वो है। फिर हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्वामित्व योजना। ये क्या है, सर्वे करेगा विलेजेस का और मैपिंग करेगा उस विलेज एरिया की। किससे करेगा, इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी से विलेज एरियाज में, ठीक है, यानी कि एक सिंपल सा सर्वे करेगा और मैपिंग करेगा विलेजेस की। किससे करेगा, जो आजकल टेक्नोलॉजी चलती है खूब अच्छी अच्छी, उनसे करेगा, जैसे कि ड्रोन्स हो गया हमारा, वो सब, ठीक है। क्या ये एप्लीकेबल है रूरल में, हाँ है। क्या ये एप्लीकेबल है अर्बन में, नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। प्रोवाइड क्या करता है, हमें रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है राइट्स का,
प्रॉपर्टी कार्ड्स का और रूरल हाउस होल्ड्स का। कभी कभी ऐसा होता है ना, मान लीजिए इसने एक मैप की फोटो ली, पहले क्या होता था, कोई लिखित कागज तो होते नहीं थे। मान लीजिए इस वाले लैंड के पार्ट वाले ने कह दिया, अरे मेरी इतनी थोड़ी नहीं थी बाउंड्री, मेरी तो इतनी बाउंड्री थी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अरे तुमने मेरी इतनी ले ली। अब वो मान नहीं रहा है, वो क्या कह रहा है कि नहीं मेरी तो इतनी पूरी बाउंड्री थी, मेरी इतनी थोड़ी थी। तो इसका हमारे पास कोई प्रूफ तो है नहीं कि किसकी कितनी थी। अब इससे क्या हुआ, एक हमारे दिमाग में फिक्स हो गया और इसका एक रिकॉर्ड भी बन गया, ठीक है, कि नहीं इसकी कितनी थी बाउंड्री, कि इसकी बाउंड्री कितनी थी, इतनी थी, ठीक है, इस इंसान की, और इस इंसान की बाउंड्री कितनी थी, इतनी थी, तो आप कब्जा नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। पहले है उड़ान, उड़ान से ही समझ में आ रही सिविल की है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। सिंपल सा देखो, एक इजी वे में बताती हूँ। उड़ान यानी कि हर देश के नागरिक के लिए हम कम से कम पैसा रखें ताकि वो क्या कर सके, फ्लाइट में जा सके, इधर उधर ट्रैवल कर सके। ये कौन सी मिनिस्ट्री, कौन सी पॉलिसी के अंडर लॉन्च हुआ था, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी के अंडर में ये लॉन्च हुआ था। और क्योंकि एयरपोर्ट और फ्लाइंग की बात हो रही है, तो कौन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगा, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सिंपल सा, और तो कुछ करना नहीं है। वही लिखा भी है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाना कॉमन सिटीजन्स के लिए, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। पहला है सागरमाला। कुछ भी मत पढ़ो, सिंपल सा एक बात समझो। मान लो ये दिल्ली है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, हमारा ये यहाँ पर है हमारा पोर्ट, ठीक है। अब मान लो दिल्ली से हमें यहाँ तक सामान लाना है, मान लो बीच में महल खराब हो गया, या फिर बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट रोड्स नहीं होते थे, हाईवेज नहीं हो है यहाँ पे डायरेक्ट आने के लिए। तो सरकार ने क्या कहा कि हम यहीं पे कर लेते हैं ना, इंडस्ट्री बना लेते हैं, जो जिस चीज का भी हमें बाहर भेजना है या जिस चीज को भी हमें बेचना वगैरह है बाहर या भेजना है, तो उससे क्या होगा, एक तो हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है, और शिप्स वगैरह भी हमारे यहीं होंगे, तो इससे क्या होगा, एक तो कॉस्ट कम हो जाएगा आने जाने का, दूसरा क्या हो जाएगा, हमारा नए पोर्ट भी डेवलप हो जाएंगे, पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ इंडस्ट्री बनाएंगे तो उसी हिसाब से आप यहाँ का पोर्ट भी करेंगे, देखेंगे, ठीक है। शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, रिसाइकलिंग करना या फिर पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन करना। इसका फाइनेंशियल बॉडी याद करना, क्योंकि सागरमाला है तो सागरमाला फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये पहला इंडिया का फर्स्ट मैरीटाइम एनबीएफसी है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पहल स्कीम। जो भी हमारा हम देखते हैं कि किसी और के नाम पे हमने एलपीजी गैस ले लिया है, किसी और के नाम पे एलपीजी गैस का कनेक्शन करवा लिया गया, और फिर और फिर क्या करते हैं हम, किसी और के नाम पे एलपीजी का कनेक्शन करा के अपने बैंक अकाउंट में क्या कराने लगते हैं, पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं हमारे सब्सिडी के, ठीक है। तो उसको एलिमिनेट करना, डुप्लीकेट या फिर घोस्ट एलपीजी कनेक्शन को, और इंश्योर करना कि जो सब्सिडी है वो सही बेनिफिशियरी के पास डायरेक्टली जा रहा है या नहीं। और इसको क्या रिकॉग्नाइज किया गया एज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैश ट्रांसफर प्रोग्राम बाय द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, ये याद रखना। और जो कैश सब्सिडी है वो परचेज के बाद में होगा, पहले नहीं होगा। मार्केट प्राइस पे जब हम खरीद लेंगे किसी चीज को, उसके बाद ही हमारे पास सब्सिडी आएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, पहला है पीएम आवास योजना। हाउसिंग से हाउसिंग और आवास यानी भी हमारा घर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसका एम क्या है, हाउसिंग फॉर ऑल, सभी के लिए घर होना, सिंपल सा। और बेनिफिशियरीज हम कैसे देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ऑफ 2011 का डाटा, ठीक है। फंडिंग वही हम समझ गए, कौन सी फंडिंग हो गई है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, ठीक है। ये फोकस क्या करेगा कि वुमेन की ओनरशिप हो, यानी कि वुमेन के नाम पर घर खरीदा हो, या फिर को ओनरशिप हो, यानी कि मेन और वुमेन दोनों की को ओनरशिप हो, दोनों ने मिलकर घर खरीदा हो, लेकिन वुमेन का होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा आ जाता है पीएम स्वनिधि योजना, प्रोवाइड करना कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स फॉर देयर लाइवलीहुड, यानी कि जो हमारे स्ट्रीट पे जो ठेला वगैरह लोग लगाते हैं, उनको अगर मान लो उन्हें उसे ठेला लगाना है अपना, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो वो कोलेटरल फ्री क्या कर सकता है, लोन ले सकता है बैंक से, उसको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। और इसका इंटरेस्ट सब्सिडी कितना है, 7% पर एनम। इम्प्लीमेंट किसके थ्रू होता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसीज और एमएफआईएस। और इसका टेक्नोलॉजी पार्टनर कौन सा है, सिडबी। ये दोनों चीजें याद रखनी है। स्कीम, नमस्ते स्कीम क्या है कि अभी तक हम देखते थे कि जितना भी हमारा गटर वगैरह ये सब थे, वो क्या
ह्यूमन ही साफ करते थे अपने हैंड से। अब क्या हो गया, अब उन्होंने कह दिया कि ह्यूमंस साफ करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उन्हें इन्फेक्शंस हो जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने कह दिया कि हम मैकेनाइजेशन करेंगे, यानी कि हम मशीन्स के थ्रू सारी गंदगी को साफ किया करेंगे, जिससे हमारी सेफ्टी रहे, डिग्निटी बनी रहे लोगों की, और जीरो फर्टिलिटीज हो, यानी कि कोई बीमार ना रहे। ठीक है, ये कौन सी मिनिस्ट्री है? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, क्योंकि उन लोगों के साथ गलत हो रहा है जो अपने हाथों से ये सब सीवेज वगैरह साफ कर रहे हैं, और ये सारी अर्बन लोकल बॉडीज को कवर करता है। फिर हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। पहला है उसका जल जीवन मिशन, प्रोवाइड करना फाइनेंशियल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, यानी कि हर घर में पानी हो, उसके लिए हम नल प्रोवाइड करेंगे, यानी कि 55 लीटर पर डे इन विलेज पाइप्ड वाटर सप्लाई सिस्टम कवर। अब तक इसने कितना कवर कर लिया है? 81% रूरल हाउस होल्ड हैव टैप वाटर, अभी तक 2025 का ही डाटा है। ठीक है, फिर हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसमें आप समझ नहीं पाएंगे कौन सा है इसके अंदर। मॉस्पी में फिर से तो मैं पढ़ा देती हूँ। एमपी लर्ज जो अभी था, ये 1993 का लॉन्च है, और ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% सेंटर देगी इसका पैसा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एमपी का कोई रोल नहीं होता है, वो डीएम का रोल होता है। सिंपल सा एक बात समझिए, गवर्नमेंट क्या देगा? पैसा देगा। पैसा किस बेसिस पे देगा? कि आपको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, क्या ही डेवलपमेंट करना है लोकल एरिया में, उस बेसिस पे आपको पैसा प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। कितना प्रोवाइड करेगी? 5 करोड़ पर ईयर या पर एनम पैसा प्रोवाइड करेगी, पर एमपी, हर एमपी। लेकिन पैसा जो है वो एमपी के पास नहीं जाएगा, पैसा किसके पास जाएगा? डीएम के पास जाएगा। एमपी का बस इतना रोल है कि वो सिर्फ रिकमेंड करेंगे कि अच्छा अब आप ये कर लीजिए, अब आप ये कर लीजिए। ठीक है, इस पे एक सवाल भी किया गया था कि क्या एमपी लेट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमपी लेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल है, 2010 में डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, एमपी लेट्स का फॉर्मूला क्या है, सॉरी फुल फॉर्म क्या है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट आ जाता है अटल इनोवेशन मिशन। ये आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है नीति आयोग का। ठीक है, ये किससे अलाइंड है? विकसित भारत 2047 के मिशन से, और ये बहुत सारे सेक्टर पर फोकस करता है, हेल्थ टेक, एग्रीकल्चर, मोबिलिटी, एडटेक, क्लीन एनर्जी, एआई, रोबोटिक्स, इन सब पे। ठीक है, और प्रमोट करता है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप किसके थ्रू? इन सब चीजों के थ्रू। ठीक है, ये आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जितनी भी हमारी स्कीम्स हमने फटाफट सब रिवाइज कर लिया है। लेट्स सी कैसा रहता है एग्जाम। ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अब हम जल्दी कवर करते रहेंगे सारा कुछ। ओके, ठीक है, बाय बाय। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।